बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिकल एक्सरसाइजिंग करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा के अंदर हम कैसे करते हैं। इन प्रैक्टिकल एक्सरसाइजों का मतलब ये है कि आप अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई कर सकें जो आप थ्योरेटिकली स्लाइड्स या लेक्चर्स के अंदर सुन रहे होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक प्रैक्टिकल काम है और इसको आप प्रैक्टिकली करने के बाद जितना अच्छे तरीके से सीख सकते हैं उतना थ्योरेटिकली सुनने से शायद आप ना सीख सकें। तो सबसे पहले आज का हमारा जो लैब का टास्क है उसमें ये है कि हम ये समझेंगे कि एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, और विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर हम प्रोग्राम को चला रहे होंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, और फिर हम उस प्रॉब्लम को ट्राई और कैच ब्लॉक के साथ कैसे एग्जीक्यूट करवा लेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीपल कैच ब्लॉक हम किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं, फिर नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स हम किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि फाइनली ब्लॉक का क्या पर्पज़ है। हमने देखा था कि 5 कीवर्ड्स से एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, जिसमें से 3 कीवर्ड्स को हम आज करेंगे, और जो बाकी 2 कीवर्ड्स हैं वो फिर हम जो नेक्स्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग की लैब करेंगे उसके अंदर करेंगे, जो थ्रो और थ्रोज हैं, और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के वो भी हम नेक्स्ट लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो जनाब सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सेप्शन होती क्या चीज़ है, एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आप डिक्शनरी अपनी खोलें और उसमें सर्च करेंगे एक्सेप्शन क्या होती है, तो आपको पता चलेगा उसका मीनिंग है एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक, तो प्रोग्रामिंग के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन क्या है कि कोई ऐसा इवेंट अकर हो जाता है जो आपके नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो आप उसे कहते हैं ये एक एबनॉर्मल कंडीशन आ गई है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ये एक मैकेनिज्म बनाया गया है, ऊप का एक कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करें कि जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन अकर हो जाए तो आप कोई अल्टरनेट वे बताएं कि आप प्रोग्राम किस तरीके से अपना जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको कंटिन्यू करे और अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करे। जो मेन एडवांटेज एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो भी यही है कि आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की क्या है। तो आपको पता है कि सबसे टॉप पे ऑब्जेक्ट क्लास है, जावा की तमाम क्लासेस के ऊपर टॉप पे ऑब्जेक्ट क्लास होती है। उसके बाद एक क्लास है थ्रोएबल क्लास, जिसको एक्सटेंड करके तमाम एक्सेप्शन की क्लासेस बनती हैं। और जिस तरह मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर या जो हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर था बताया था कि ओरेकल के मुताबिक एक्सेप्शन 3 तरह की होती है, एक चेक्ड एक्सेप्शन है, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है और एक एरर्स हैं। तो एरर्स जो हैं वो डायरेक्टली थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करके बनते हैं, जैसे कि आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ मेमोरी, स्टैक ओवरफ्लो और इस तरह की, या वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो एरर हैं ये सारे के सारे इस एरर क्लास के अंडर ये क्लासेस बनती हैं और ये डायरेक्टली थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करते हैं। जबकि एक्सेप्शन क्लास एक है, पेरेंट क्लास है तमाम एक्सेप्शन क्लासेस की, जो चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन है उनकी, ये थ्रोएबल को एक्सटेंड करती है। उसके बाद वो तमाम क्लासेस जो डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेंगी उन्हें आप कहते हैं कि ये चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके अंदर आपकी ये जो आईओ एक्सेप्शन वगैरह होगी ये आपकी डायरेक्टली इस एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके बनती हैं। जबकि एक्सेप्शन क्लास को एक और क्लास इनहेरिट करती है जिसे आप रन टाइम एक्सेप्शन क्लास कहते हैं, और इस रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को जितनी भी क्लासेस इनहेरिट करेंगी वो सारी की सारी क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लासेस कहलाती हैं। जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगी, जो रन टाइम के ऊपर अक्सर अकर होने वाली एक्सेप्शन है, वो सारी इस रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करती हैं। तो ये इसका एक ओवरऑल व्यू था कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो कि हम जो भी क्लास यूज करने जा रहे हैं, अगर वो चेक्ड एक्सेप्शन की क्लास होगी तो वो डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, अगर अनचेक्ड एक्सेप्शन की क्लास होगी तो वो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, और रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रही होती है। और एरर और एक्सेप्शन ये दोनों क्लासेस आपकी थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट कर रही होती हैं, और थ्रोएबल की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है। जो आज की हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है उसमें हम क्या करेंगे कि ये देखने की कोशिश करेंगे अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते तो कोड के अंदर इशू क्या आता है, और उस इशू की को फिर हम एड्रेस करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। देखें जी के साथ मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं, और जावा प्रोजेक्ट है ये, और इसका नाम मैं लिख देता हूं एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 1। ओके, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक नई क्लास बनाने जा रहे हैं।
जिसको मैं कहता हूँ कि ये क्या है, एक्सेप्शन डेमो के नाम से है। पब्लिक क्लास होगी मेरी और इसके अंदर हम एक मेन मेथड भी बना देते हैं। मेन मेथड मैंने क्यों बनाया है, मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम जो ट्राई कैच यूज करते हैं वो हमेशा किसी मेथड के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उससे बाहर यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने मेन मेथड डायरेक्टली बना दिया ताकि हम अपने जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो इसी के अंदर करें। अच्छा, अगर यहाँ पे हम एक करें इंट नोमिनेटर इज इक्वल टू लेट्स सपोज 10 और इंट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 और इंट डिवाइड इज इक्वल टू 0 हम इसे कह देते हैं अभी। अब अगर हम इन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके रिजल्ट को डिवाइड के वेरिएबल में स्टोर करें तो हम इसे कैसे करेंगे, डिवाइड इज इक्वल टू नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, आप देखें कोई आपको एरर नहीं मिला, हालांकि यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल है उसको 0 असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि आपको पता है कि कंपाइल टाइम एरर्स भी होते हैं जो सिंटैक्स की वजह से होते हैं, और यहाँ हमारा सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है कि हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करके रिजल्ट भी इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं, तो सिंटैक्स का इशू नहीं है, इसलिए कंपाइलर ने आपको कोई एरर नहीं दिया। उसके बाद हम एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ लिख देते हैं रेस्ट ऑफ कोड। ठीक है, अभी आपको पता है कि जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपको एरर मिलेगा और आपका प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, चाहे वो एक लाइन मैंने लिखी है, आप इस जगह पे 1000 लाइनों का आपका कोड होगा, आपका कुछ भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखें जी, आपको स्क्रीन के ऊपर रेस्ट ऑफ कोड लिखा हुआ नजर नहीं आया, इसका मतलब हुआ है कि उससे पहले टर्मिनेशन हो गई है। और कहाँ पे हुई है, ये लाइन नंबर 9 के ऊपर। और क्या टर्मिनेशन हुई है कि ये डिवाइडेड बाय 0 हमने किया है और ये इस वजह से अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है ना वो आ गई है। तो ये वो प्रॉब्लम है कि अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और ऑन द स्पॉट टर्मिनेट हो जाएगा, वो आपको बाकी कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने देखा कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है जैसी एक्सेप्शन हमारी अकर हुई है। अब एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक जो है ना वो यूज करें। आपको मैंने बताया था कि जिस कोड के अंदर हमें डाउट हो कि यहाँ पे इशू आ सकता है उसे हम ट्राई के अंदर रखते हैं और फिर कैच के अंदर हम उसको हैंडल करने का जो भी कोड हो वो लिखते हैं। तो अभी यहाँ हमें डाउट किस चीज पे था, सिर्फ इस चीज पे कि ये लाइन जो है ना जब डिवाइड होगी तो लाजमी नहीं है कि ये डिनोमिनेटर 0 हो, ये कुछ और भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कैच ब्लॉक के अंदर बाकी का कोड जो होगा वो लिखेंगे। और आपको मैंने बताया था कि कैच ब्लॉक के अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसके पैरामीटर में ये बताते हैं कि किस टाइप की एक्सेप्शन आपको डाउट है कि अकर हो सकती है। तो हमें डाउट क्या है कि यहाँ पे किस टाइप की एक्सेप्शन अकर हो सकती है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर आपकी मर्जी है, आप जो एक्सेप्शन अकर हो रही है उसको प्रिंट करवा लें, आपकी मर्जी है आप कोई कस्टम कोड लिख लें, और आपकी मर्जी है आप जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके ई कि जो भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है उसको प्रिंट करवा दें। अभी इस केस में क्या होगा कि एक्सेप्शन अगर होगी, ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का जो क्रिएट होगा वो इस कैच को पास हो जाएगा और ये कैच क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा और उसके बाद आपका जो नॉर्मल बाकी का कोड था वो फ्लो करेगा जिस तरह भी था, उसमें जितनी भी लाइनें थी वो अपना एग्जीक्यूट होगा और आपका प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखिएगा जी, ये रन किया मैंने, ये देखिए ये आपको उसने बता दिया कैच ब्लॉक के अंदर कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन 3 डिवाइडेड बाय 0 की वजह से आई है। और उसके बाद आपने अपना बाकी जो कोड था रेस्ट ऑफ कोड वो सारा एग्जीक्यूट किया और आपका प्रोग्राम नॉर्मली फ्लो एग्जिट उड़ गया है, उसमें कोई इशू नहीं आया, मतलब जो नॉर्मल टर्मिनेशन थी वो नहीं हुई इस दफा। तो ये फायदा होता है हमें एक्सेप्शन हैंडल करने का। और एक्सेप्शन हैंडल क्या कैसे करते हैं कि हम हमेशा ट्राई ब्लॉक के अंदर उस कोड को लिखते हैं जिसमें हमें डाउट हो कि इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है। आप इस पूरे कोड को भी ट्राई के अंदर लिख सकते थे जिसके अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं और उसके बाद यूज कर रहे हैं,
लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि जिस कोड को ऊपर आपको डाउट हो कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप सिर्फ उसी कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा करें। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि हाँ कैसे एक कोड को हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं और उससे प्रोग्राम टर्मिनेशन खत्म नहीं होगी, आपका प्रोग्राम नॉर्मली फ्लो करेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कैच ब्लॉक के अंदर हम जो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं उसमें हम अगर उसकी जो भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आ रहा है क्रिएट हो रहा है उसकी पेरेंट क्लास अगर यूज कर लें तो क्या वो हैंडल हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे हमें कंफर्म पता था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी तो हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही यूज की है। लेकिन लेट सपोज कि आप कहते हैं कि मुझे नहीं डाउट के मुझे नहीं पता कि यार यहाँ पे अगर अरिथमेटिक आएगी या कोई और आएगी, तो आप फिर क्या करें, अरिथमेटिक क्या है इसकी पेरेंट क्लास जो है वो आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप रन टाइम एक्सेप्शन की क्लास जो है वो यूज कर लें, आप रन टाइम एक्सेप्शन की क्लास यूज कर लें तो भी आपके लिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अरिथमेटिक क्लास रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास है। ये देखें आपका कोड बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है। या फिर रन टाइम एक्सेप्शन की भी पेरेंट क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन क्लास, आप उसको भी यूज कर सकते हैं इसको हैंडल करने के लिए। आप देखें आपका एग्जैक्टली वही वाला आंसर है। अच्छा, तो अभी देखें कि अभी आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जिस सर अभी सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो अकर होनी थी हमने सेम क्लास का ऑब्जेक्ट कैच ब्लॉक में दिया और उसको प्रिंट करवा के एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया था। फिर हमने ये कहा कि आप इसकी पेरेंट क्लास को भी अगर यूज करते हैं जिस तरह रन टाइम या सिर्फ एक्सेप्शन क्लास आप लिख लेते हैं और फिर भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपकी एक्सेप्शन कॉट हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, कंपाइलर उसे पकड़ लेगा और आपकी एक्सेप्शन हैंडल भी हो जाएगी। जहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर सेम लेवल की दो क्लासेस हैं, जिस तरह अरिथमेटिक एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट करती है, सेम इस तरह नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है ना वो भी रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करती है, तो अगर हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएं कैच ब्लॉक में अंदर तो क्या ये इस एक्सेप्शन को पकड़ लेगा, जबकि हमें पता है कि ये एक्सेप्शन कौन सी वाली है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। यहाँ पे हमने क्या किया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कैच ब्लॉक को दिया है कि इस कैच ने क्या करना है, जब भी ऑब्जेक्ट इस टाइप की एक्सेप्शन का बने तब एग्जीक्यूट होना है वरना नहीं होना। तो अब आपका क्या ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, कैच नहीं होगा। ये देखें आपका प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो गया, ये कैच हुआ ही नहीं है, इस वजह से उसके बाद आपका कोड जो है जो रेस्ट ऑफ कोड था वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्लियर होगी ये चीज। जब तक आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तब तक आपके लिए उसका कोई फायदा नहीं है कि आप उसे ट्राई के अंदर रखें भी या ना रखें। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज थी। अब ये है कि ये जो एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसे हम कितने तरीकों से प्रिंट करवा सकते हैं, तो उसका 3 तरीके। एक है कि आप स्टैक ट्रेस प्रिंट करवाएं, एक है कि गेट मैसेज के थ्रू करें और एक है टू स्ट्रिंग। अब इन तीनों तरीकों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो एक्सेप्शन जब भी अकर होती है तो जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनता है उसके अंदर होता क्या क्या है। तो जनाब उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले ये है कि वो किस क्लास की एक्सेप्शन है, जिस तरह इस केस के अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि ये कौन सी क्लास है, java.lang.arithmetic एक्सेप्शन है। ठीक है, एक क्लास की डिस्क्रिप्शन आ गई। दूसरा ये आ गया कि ये किस वजह से हुई है, ठीक है, ये मतलब मैसेज है कि ये एक्सेप्शन किस वजह से हुई है। और तीसरा आपके पास ये आ गई कि ये किस लाइन पे हुई है। ये देखें एक्सेप्शन डेमो वाली क्लास में 11 नंबर लाइन के ऊपर मेन मेथड के अंदर ये वाली एक्सेप्शन अकर हुई है, ये मेन मेथड है एक्सेप्शन डेमो क्लास के अंदर, इसमें जो 11 नंबर लाइन है वहां पे ये एक्सेप्शन अकर हुई है। ये आपको स्टैक पूरी जो है ना वो प्रिंट करवा के दे रहा है कि ये एक्सेप्शन किस लाइन के अंदर अकर हुई है। तो इस तरह आपको ये पता चल गया कि जो भी एक्सेप्शन अकर होगी तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें अंदर 3 इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ये किस क्लास की एक्सेप्शन है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि उसका मैसेज क्या है, कि ये किस वजह से एक्सेप्शन अकर हुई है, और तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि ये किस लाइन के अंदर हुई है। और इन तीनों इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग करें, ठीक है, और अगर टू स्ट्रिंग आपको पता है आप एक्सप्लिसिटली ना भी लिखें तो उसकी जरूरत नहीं है। तो इस केस में भी आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी और वो इन तीनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन होगी,
टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल करेंगे तो दो इंफॉर्मेशन होंगी कि ये किस क्लास की है और इसका मैसेज क्या है, लेकिन आपको लाइन नंबर नहीं बताया इसने कि टू स्ट्रिंग का मेथड आपने यूज करके अगर करेंगे तो लाइन नंबर आपको नहीं पता चलेगी। उसके बाद एक और है ई डॉट गेट मैसेज के नाम से, कि आप जो भी ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हुआ है उसके ऊपर गेट मैसेज का मेथड कॉल करें तो ये आपको ये जो मैसेज है ये प्रिंट करवा देगा कि ये एक्सेप्शन हुई किस वजह से है। ये भी नहीं बताएगा कि ये किस क्लास की है और ये भी नहीं बताएगा ये किस लाइन के अंदर अकर हुई है। ये देखें, ये सिर्फ इसने बता दिया डिवाइडेड बाय 0। और एक और जो सबसे ज्यादा यूज होता है और जो सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देगी वो क्या होगी, ई डॉट प्रिंट, सॉरी उसको क्योंकि प्रिंट है वो ऑलरेडी स्ट्रीम है तो स्ट्रीम के अंदर हम एस आउट के अंदर उसे नहीं लिखते, हम सिंपली लिखते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो ये आपको तीनों इंफॉर्मेशन देगा कि ये किस क्लास की एक्सेप्शन है, इस किस वजह से हुई है और इसके अंदर ये किस लाइन के अंदर जो है ना ये एक्सेप्शन अकर हुई है। ये देखें, ये इसने बता दिया आपको ये एक्सेप्शन की क्लास है, ये इस वजह से हुई है और इस लाइन के अंदर हुई है। ठीक है, तो इसने ये पूरी स्टैक ट्रेस जो है ना वो आपको प्रिंट करके दे दी है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप कोई कस्टम मैसेज प्रिंट करवाना चाहें कैच ब्लॉक के अंदर तो क्या आप उस प्रिंट करवा सकते हैं? यस, बिल्कुल करवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना है आपने इसी को प्रिंट करवाना है, आप इसकी जगह कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जिस तरह ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मैं इसे लिख देता हूं कि कैच ब्लॉक, कि ये मेरा कैच ब्लॉक है। ठीक है, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एक्सेप्शन हैंडल होगी जिस टाइम पे, तो आपको स्क्रीन पे कैच ब्लॉक लिखा हुआ नजर आ जाएगा। क्लियर होगी ये चीज? तो आप कैच ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखें जो आपको एक बाद में एक्सेप्शन को रिजॉल्व करने के काम है, जैसे कि उसकी स्टैक ट्रेस को प्रिंट करवा लें, उसके अलावा एक्सेप्शन को रिजॉल्व करवा लें। अब यहाँ पे जिस तरह की नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि आप रिजॉल्व कैसे करवा सकते हैं कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन को। ये देखिए, ये एक्सेप्शन हुई किस वजह से थी, डिवाइड आपने किया है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर 0 था इस वजह से एक्सेप्शन हुई है। तो आप कैच ब्लॉक के अंदर क्या कर दें कि सिंपल लिखें, डिवाइड आप दोबारा करें इज इक्वल टू नोमिनेटर और उसके बाद आप डिनोमिनेटर की जगह पे आप +1 भी लिख दें ताकि इंश्योर हो जाए कि डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो अभी इस केस में क्या होगा, ये डिवीजन हो जाएगी, आपके डिवाइड के अंदर कोई ना कोई आंसर चले जाना है और उसके बाद रेस्ट ऑफ कोड जो है ना वो आपका एग्जीक्यूट होगा और इस तरह आपने एक्सेप्शन को रिजॉल्व कर लिया। मतलब एक्सेप्शन अकर हुई, डिवीजन सही तरीके से नहीं हो रही थी, आपने उस डिवीजन को अपनी मर्जी से जिस तरह भी आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है मॉडिफाई किया और दोबारा से जो है ना बाकी कोड चला दिया, आपका प्रोग्राम नॉर्मली चलता रहा, वो कहीं पे भी नहीं रुका। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन है कि क्या कैच ब्लॉक के अंदर भी एक्सेप्शन अकर हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। पर ये हम रिजॉल्व कर रहे थे लेकिन गलती से हमने डिनोमिनेटर को फिर 0 ही रहने दिया, हमने इसको चेंज ही नहीं किया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन अकर हो जाएगी और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो एक्सेप्शन अकर हुई है हमने इसको हैंडल नहीं किया कैच ब्लॉक के अंदर। क्लियर होगी ये चीज? अगर हम इसे हैंडल कर लेते तो फिर यहां से आगे भी प्रोग्राम चलता रहता। और इसको हैंडल करने के लिए क्या है, आप कैच के अंदर एक और ट्राई लगा दें। ठीक है, जहां आपको डाउट है कि भी ये वाला कोड इशू कर सकता है, आप उसको इनर कैच ब्लॉक में इस पे प्रिंट करवा देता हूं। अभी देखें, यहां एक्सेप्शन अकर होगी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो कैच ब्लॉक को पास हो जाएगा। कैच ब्लॉक क्या करेगा, वो से अभी भी डाउट है कि मे बी डिनोमिनेटर सही अभी भी ना हो, तो अगर वो इसे दोबारा ट्राई के अंदर लिखेगा और वो ये कहेगा कि ऐसा ट्राई के अंदर एक और ट्राई कर लो, इसे आप नेस्टेड ट्राई भी कहते हैं, और वो चेक कर लेगा अच्छा अगर ये कैच ब्लॉक है तो ठीक है। ये इसके क्या कर लेगा कि मतलब अगर ये एक्सेप्शन यहाँ पे अगर होती है तो ये जो इनर कैच ब्लॉक है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये आपको प्रोग्राम में रन करके दे देता हूँ। ये देखें, ये इनर कैच ब्लॉक लिखा हुआ आगे कि प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया और जो इनर एक्सेप्शन थी वो भी कैच हो गई है और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो नॉर्मल फ्लो था वो चला है और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, मतलब नॉर्मली क्लोज हो गया। ठीक है,
तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 2 थी। इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक को लगाते कैसे हैं, ट्राई के अंदर हम जो इस कोड पे डाउट है उसको कैसे रखते हैं, और कैच ब्लॉक के अंदर हम फिर उसे कैच कैसे करते हैं। फिर हमने ये देखा कैच ब्लॉक के अंदर किसी एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो वो जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसकी एग्जैक्ट क्लास का नेम लिख देते हैं, अगर वो नहीं लिखते तो फिर उसकी पेरेंट क्लास का नाम लिख के आप उस एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि एक्सेप्शन अगर हो जाती है तो कैच ब्लॉक के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर कोई कस्टम मैसेज प्रिंट करवाना हो तो वो कैच ब्लॉक में कैसे करवाते हैं, और कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन को रिजॉल्व करना हो तो वो कैसे करते हैं। और फाइनली हमने ये देखा कि कैच ब्लॉक के अंदर अगर एक और एक्सेप्शन एक हो रही है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, और उसके लिए हमने फिर नेस्टेड एक्सेप्शन नेस्टेड ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट जो है वो भी देख लिया। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या हम मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं किसी एक सिंगल कोड के अंदर डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए। तो उसके लिए आपको एक सिनेरियो में बताता हूं। यहाँ पे लेट्स सपोज एक एरे है ए बी, न्यू इंट 5, और इसका साइज क्या है 5। अब यहां पे आप क्या करते हैं कि ये इनर कैच ब्लॉक हम खत्म कर देते हैं, system.out.println फर्स्ट कैच ब्लॉक, और उसके बाद हम ये करते हैं कि एक और कैच लगाते हैं और इसमें लिखते हैं हम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन बी, और यहां पे हम प्रिंट करवा देते हैं system.out.println सेकेंड कैच ब्लॉक, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कैच, उसके बाद हम लिखते हैं एक्सेप्शन सी, और यहाँ पे हम लिखते हैं system.out.println थर्ड कैच ब्लॉक। ये देखें एक ही जगह पे हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने की कोशिश की, फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को, और फिर हमने एक जनरल एक्सेप्शन क्लास भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब ये काम कैसे करेगी, अगर यहाँ पे मैं AB6 इज इक्वल टू डिवाइड कर देता हूं, अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा। डिनोमिनेटर आपका 0 है, जैसे ही प्रोग्राम यहाँ पे आएगा तो एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगी, एक्सेप्शन क्रिएट होगी तो क्या होगा, आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होनी, और ये एक्सेप्शन क्रिएट होगी तो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कैच ब्लॉक के अंदर जहां अरिथमेटिक एक्सेप्शन है सबसे पहले वो उसको हैंडल कर लेगी। आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि फर्स्ट कैच ब्लॉक, और उसके बाद आपके पास आएगा रेस्ट ऑफ कोड, और आपका जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट कैच ब्लॉक के बाद वो सेकंड के पास है फिर थर्ड के पास है, बस जहां पे उसे अर्लीस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड मिल गया वो वहां पे उसको एग्जीक्यूट करवा के खत्म कर देगा। ये देखें, ये आपको फर्स्ट कैच ब्लॉक लिखा हुआ नजर आ गया और रेस्ट ऑफ कोड लिखा हुआ नजर आ गया। अब हम ये कह देते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब डिवाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी क्योंकि डिवाइड नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आप AB6 के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि AB का मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा 5, इसका एरे साइज 5 है तो इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा 4, क्योंकि 0 से एरे स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, तो सॉरी 4 तक आपके 5 पूरे हो जाते हैं। तो AB6 के ऊपर यहाँ पे एरर आएगा, तो इस केस में क्या होगा, ये कौन सी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये वाला पोर्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा कैच ब्लॉक का, इस कैच ब्लॉक के पास कंट्रोल आएगा और ये आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा सेकंड कैच ब्लॉक, और उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ कोड आएगा और प्रोग्राम आपका उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी। ये देखें जी, सेकंड कैच ब्लॉक और रेस्ट ऑफ कोड और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स जो है ना एक ट्राई के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो ये वाला हो जाएगा या फिर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले एक होगा फिर दूसरा होगा और फिर तीसरा होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा।
अच्छा, कि मल्टीपल कैच ब्लॉक हम क्यों करते हैं कि हम अगर डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन एक कोड के अंदर कैच करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से जैसे हमने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड करनी थी या फिर हम अरिथमेटिक क्यों करना चाह रहे थे, तो हमने इसलिए मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज किए। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू हैंडल द एक्सेप्शन इन डिफरेंट वे ऑन अकरेंस ऑफ ईच काइंड ऑफ एक्सेप्शन, तो हम मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करते हैं। ये हम बात हम कर चुके हैं। और इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे कि मल्टीपल कैच ब्लॉक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शंस को कैच कर सकें। तो ये काम हमने कर लिया। लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान रखने की है वो क्या है कि जो सेम लेवल की एक्सेप्शंस हैं वो तो आगे पीछे आ सकती हैं, लेकिन जो उनकी पेरेंट क्लास है वो उनके बाद आनी चाहिए। यानी हमने एक चीज पढ़ी थी कि मोर स्पेसिफिक से मोर जर्नल की तरफ हम जाएंगे, और ये मोर स्पेसिफिक थी, ये भी एक मोर स्पेसिफिक थी, लेकिन ये मोर जनरल थी क्योंकि ये इन दोनों की पेरेंट क्लास है। ठीक है, अगर फर्ज किया कि आप यहाँ पे लिख देते हैं कोई और एक्सेप्शन लिख देते हैं, लेट सपोज कि यहाँ पे आप लिखते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन और यहाँ पे आप कर देते हैं सिर्फ एक्सेप्शन, आप देखें आपको इन दोनों के अंदर एरर मिल गया है। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम ट्राई के बाद पहली कैच के अंदर आएगा, ये जो भी एक्सेप्शन होगी, चाहे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली होगी तो भी उसे कैच कर लेगा, चाहे अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगी तो भी इसे कैच कर लेगा। तो ये कोड आपका लिखना फजूल हो गया, इसकी आपको जरूरत नहीं थी, इसलिए कंपाइलर आपको एरर दे रहा है कि ये काम आप गलत कर रहे हैं। तो इनका ऑर्डर मैटर करता है। सबसे टॉप के ऊपर कौन सी होगी जो मोस्ट स्पेसिफिक है, उसके बाद कौन सी होगी या तो सेम लेवल वाली या फिर उससे की पेरेंट क्लास जो है ना आप उसको यूज कर सकते हैं, वैसे यूज नहीं कर सकते कैच ब्लॉक्स के अंदर। एक्टिविटी नंबर 4 के अंदर क्या है कि हम नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स जो है ना उन्हें यूज करते हैं डिफरेंट एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए। अब इसकी जरूरत कहां पे आती है, ये हम ट्राई कैच बाकी खत्म कर देते हैं। ठीक है, अभी लेट सपोज कि ये डिवाइड आपने किया, इस डिवाइड होने के बाद आप क्या करते हैं कि जो भी रिजल्ट आए डिवीजन का उसे यहां पे स्टोर कर लेते हैं, या फिर आप ये कह लें कि आप इंडेक्स ही यहां से गेट करते हैं। क्लियर होगी? अभी देखें, अभी आपको कहां पे डाउट है कि भाई कहां कहां एक्सेप्शन आ सकती है, ये मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप देखें कि हमें सबसे पहला डाउट था कि ये जो डिवीजन हो रही है यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो किस टाइप की अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है। तो हमने अरिथमेटिक की पेरेंट क्लास के थ्रू जो है ना एक्सेप्शन को कैच किया है कि ये पहला कैच ब्लॉक है और हमने इसको कैच कर लिया। लेकिन अब हमने ये डिपेंडेंट रखा हुआ है कोड के जब ये डिवाइड होंगे उसका जो रिजल्ट आएगा तो वो इसका इंडेक्स नंबर बन जाएगा। फर्ज किया कि डिनोमिनेटर आपने रख दिया है यहाँ पे 3, तो डिवाइड ये होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 3.3, या और इंटीजर में कास्ट हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगा। तो अब एक भी अब 3 के ऊपर 10 आपने स्टोर करवा दिया, ये कोड बिल्कुल वैलिड होगा, इसके अंदर कोई इशू नहीं मिलेगा आपको। ये देखें, ये रेस्ट ऑफ कोड है, ये कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुई कि वो हैंडल होती है और उसके बाद यहाँ पे कुछ बताओ। लेकिन अब अगर आप ये इस डिनोमिनेटर को रख देते हैं 2, तो अब आपको क्या मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो 5। ठीक है, अब 5 मिला है तो ए बी अब 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि आपको पता है कि ए बी का साइज जो है ना मैक्सिमम 5 है, तो जो इंडेक्स है इसका वो मैक्सिमम 4 तक जा सकता है। तो आपने 5 नंबर वाले इंडेक्स पे कुछ स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो आपको इश्यू हो जाएगा, इसलिए आपके लिए यहाँ पे एरर मिल जाना है आपको। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इस तरह करें कि इस कोड को एक और ट्राई कैच के अंदर जो है ना ऐड कर दें, जिस तरह ये ट्राई था, और इसके बाद एक और कैच में लगाता हूं डॉट आउट प्रिंटलन सेकेंड कैच ब्लॉक। ठीक है जी, अभी देखिएगा जिस टाइम पे एक्सेप्शन अकर होगी, इस कोड के अंदर एक्सेप्शन अकर अगर होगी तो ये इसको हैंडल करेगा। अगर इसके अंदर एक्सेप्शन अकर नहीं होगी तो फिर ये जो बाहर वाला कोड है इसको ये वाला कैच हैंडल करेगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्योंकि एक्सेप्शन बाहर वाले कोड में अकर हो रही है तो ये देखें, ये सेकंड कैच ब्लॉक उसने इसको हैंडल कर लिया।
अब फर्ज किया कि डिनोमिनेटर की वैल्यू आप रख देते हैं 0। अब 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक्सेप्शन यहां पे अकर हो जाएगी, ये इसको हैंडल करेगा, ठीक है, फर्स्ट कैच ब्लॉक के अंदर ये हैंडल होगी, ये क्लियर होगी। तो इस तरीके से आप एक नेस्टेड ट्राई कैच जो है ना वो यूज करते हैं। और नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि फाइनली ब्लॉक को यूज करेंगे। और फाइनली ब्लॉक का हमने ये देखा था कि ये ब्लॉक हर सूरत में एग्जीक्यूट होता है, चाहे कोई एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, और ये हमेशा सबसे एंड पे लिखा जाता है। फाइनली आप लिखेंगे और फाइनली के अंदर आपने जो भी कोड लिखना है वो आप लिखेंगे। और यूजुअली कौन सा कोड फाइनली के अंदर लिखा जाता है, जो आपका इंपॉर्टेंट कोड हो, मतलब आपने रिसोर्सेज क्लोज करने हैं, वापस करने, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज उसे वापस करने, तो वो उनको वापस करने का कोड आप फाइनली के अंदर लिखेंगे। अब अगर इन केस ये है कि आपका डिवाइड भी सही हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद असाइनमेंट भी सही हो जाती है, कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होती, तो क्या फाइनली अकर होगा। अभी इस केस में देखिएगा कोई एक्सेप्शन भी अकर नहीं हो रही, यहाँ पे 3 आपका आंसर आ जाएगा और ए बी ऑफ 3 एक वैलिड स्टेटमेंट है, तो आप ए बी ऑफ 3 को 10 असाइन कर देंगे, तो यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होगी। तो क्या फाइनली एग्जीक्यूट होगा, यस फाइनली फिर भी एग्जीक्यूट होगा। ये देखें फाइनली के अंदर आपका आ गया इंपॉर्टेंट कोड और वो आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर हमारे इस अंदर वाले पोर्शन में जो है ना यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हो जाती है, जैसे मैं मैनुअली यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे डिवाइड बाय 0 से एक्सेप्शन जो है ना वो अकर हो, तो इस केस में क्या होगा, देखें फर्स्ट कैच ब्लॉक आ गया, ठीक है, मतलब ये एक्सेप्शन हुई। इस केस में तो एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि डिवाइड की वैल्यू 0 थी और ए बी ऑफ 0 पे आपने 10 स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन भी अकर नहीं हुई। तो आपका फाइनली कोड फिर भी हो गया, मतलब एक जगह पे एक्सेप्शन अकर हुई, दूसरी जगह पे एक्सेप्शन अकर नहीं हुई और फाइनली फिर भी आपका एग्जीक्यूट हो गया। अगर इन दोनों जगहों पे एक्सेप्शन अकर हो जाए, जैसे कि यहाँ पे भी एक्सेप्शन अकर हम करवा देते हैं, तो इन दोनों केसेस में फिर भी फाइनली आपका एग्जीक्यूट होगा। ये देखें फर्स्ट कैच ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ है, सेकंड भी एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद फिर आपका फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है। तो फाइनली कोड के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे, अगर वो एक्सेप्शन अकर होती है तब भी एग्जीक्यूट होगा और नहीं होती तब भी वो एग्जीक्यूट होगा। और जो ज़हन में रखना है वो ये है कि फाइनली हमेशा आप एंड पे लिखते हैं, मतलब सारे ट्राई कैचेस के बाद। अगर मल्टीपल कैचेस हैं तो उनके बाद आप फाइनली लिखते हैं, फाइनली के बाद कैच ब्लॉक को नहीं लिखते होते। तो होपफुली आज की ये एक्सेप्शन के जो तीनों कीवर्ड से ट्राई, कैच और फाइनली आपको समझ आ गए होंगे। अभी आप लोगों के लिए एक बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है जो ट्राई कैच को यूज करके आपने करनी है। और उसमें क्या करना है आपको पता है कि डबल डॉट पार्स डबल आप करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट एक स्ट्रिंग है कि स्ट्रिंग से आपने डबल वैल्यू को गेट करना है, ठीक है। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिंग में जो वैल्यू थी वो डबल की जगह कुछ और थी, कैरेक्टर थी या कुछ और थी, तो आपको एक एरर मिल जाएगा। और इसे आप क्या कहते हैं, ये कौन सी टाइप की एक्सेप्शन अकर हुई है, ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो है ना वो अकर होती है। अभी आपका काम क्या है कि आपने ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करना है ताकि ये जो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है इसको आप हैंडल कर सकें और इस चीज को फोर्स करें कैच ब्लॉक के अंदर कि नंबर आपका जो है ना वो 0 हो जाए और आपको अप्रोप्रिएट एरर भी आपको मिले। और इस सारे प्रोसेस को आपने ट्राई टू पार्स डबल डॉट जावा फाइल के अंदर सेव करना है।